डायबिटीज क्या कहेंगे, क्या रीजंस है जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है? बीटा सेल्स है पैनक्रियास की, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और इस कारण से बॉडी में इंसुलिन की कमी के वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगती है। इंसुलिन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास हमारी प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में रखना। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और क्या प्रभाव? हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से जो हमारी बॉडी की नर्व्स हैं वो कमजोर हो जाती है, जिसके वजह से आपको पिंस एंड नीडल्स टाइप के सेंसेशन महसूस हो सकते हैं। पाँव में झंझनाहट हो रही है, नसों में कमजोरी लग रही है, सुन्न हो गई है। डायबिटीज वन ऑफ द मेजर कॉजेज है ब्लाइंडनेस या हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाना। क्या लक्षण आते हैं? थकान महसूस हो सकती है, पेशाब ज्यादा होना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, आंखों में दिखाई कम देना। शुगर फ्री चीजें जो होती है वो सुरक्षित होती है? उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, बट जितना मॉडरेशन में ले सके उतना अच्छा। डायबिटीज हो गया तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। एक पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्या डायबिटीज एक साइलेंट किलर है? 10 years डाउन द लाइन शायद आपकी किडनी डैमेज हो जाए, शायद आपको हार्ट अटैक आ जाए। स्वागत है आपका गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि लगभग ज़्यादातर घरों में कोई ना कोई इससे पीड़ित रहता ही है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। उन्हें हो गया है तो या तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, या तो वो इतने ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, खाना पीना रहना चाहिए मस्त। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ये जो डिज़ीज़ है हुआ है तो आपको प्रॉपर इसके लिए ध्यान देना होगा। डायबिटीज़ यूँ तो कोई बीमारी नहीं ऐसा कहा जाता है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से उसे देखकर लग रहा है कि बहुत आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। तो डायबिटीज़ के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या इसके अलार्मिंग सिचुएशंस होते हैं, किन सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हैं और किन सिचुएशंस जब आपको हो तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। इन सारे टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपम विश्वास। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुपम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपको पता ही है, डायबिटीज़ क्या कहेंगे, क्या रीजंस है जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में बताइएगा डिटेल में। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इतने बड़े मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं अपने नॉलेज के थ्रू आपके ऑडियंस को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकता हूँ। जी थैंक यू। तो जैसा कि आपने पूछा, डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जी। तो डायबिटीज़ कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटोइम्यून बीमारी की वजह से होती है, जिसमें आपकी पैनक्रियास जो बीटा सेल्स है पैनक्रियास की, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और इस कारण से बॉडी में इंसुलिन की कमी के वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज़ इससे थोड़ा अलग है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, बट इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या कि बॉडी इंसुलिन तो बना रही है पर किसी कारण से वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, और इसका बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। टाइप 1 और टाइप 2 छोड़कर और भी कुछ अदर टाइप की डायबिटीज़ पाई जाती हैं, जिसे हम टाइप 3 में मानते हैं। टाइप 3 में भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स की मानी जाती हैं, जैसे कि मोनोजेनिक डायबिटीज़ हैं, कुछ पैनक्रियाज रिलेटेड डायबिटीज़ है, पैनक्रियाज की बीमारियों की वजह से होती है, कुछ दवाइयों से रिलेटेड होती हैं, कुछ दवाइयों से भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है। ये छोड़ के कुछ इंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम या एक्रोमेगली, जिसमें डायबिटीज़
होने के चांसेस रहते हैं। ये 3 टाइप हो गए आपके। और चौथा एक बोला जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि हम आम तौर पर प्रेगनेंसी में देखते हैं, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। तो जो एडीए है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, उन्होंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 को अभी तक माना था, बट रिसेंटली एक और टाइप 5 को भी इसमें जोड़ दिया गया है, अच्छा। जो कि मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज है। ओके। तो मैल न्यूट्रिशन में भी डायबिटीज हो सकता है, और ये हमारे देश में बहुत कॉमन था। यहाँ तक कि हमारे सीनियर्स ने, रिसर्चर्स ने बहुत काम भी किया है इस पे, बट अभी तक इसको किसी ने माना नहीं था। बट आज ये लास्ट 1 महीने में जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, उन्होंने एक टाइप 5 डायबिटीज, मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज को भी माना है। अच्छा, तो अभी आपने बताया टाइप 5, तो टाइप 5 के आपके पास में केसेस आते हैं, अभी है? हाँ है, हमारे पास केसेस आते हैं जो मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड होते हैं, और उसमें हमें फॉलोअप पे रखना होता है। उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ डायबिटीज़ का सही इलाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। आइदर हम उन्हें दवाइयों पे रखते हैं या इंसुलिन पे रखते हैं, और इसके बारे में अभी और भी बहुत सारी खोजें और रिसर्च की जा रही है इसके मैनेजमेंट और इसकी डायग्नोसिस को लेकर। ओके। और अभी आपने जो और भी बहुत सारे डायबिटीज़ के बारे में बताया, तो वो उसके जो रीजंस आपने बताए, तो उसमें दवाइयों वाला जो आपने बताया उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? कुछ कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे डायबिटीज़ बढ़ सकती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है, अच्छा। जो कि बहुत कॉमनली पेन किलर के हिसाब से दिया जाता है। अगर किसी को दर्द की प्रॉब्लम है, वो स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, तो वो भी एक कारण है। वो छोड़ के भी और कुछ और दवाइयां भी हैं जिसके वजह से ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। तो अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं और आपकी ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है कि क्या ये टाइप 2 डायबिटीज़ है या किसी और कारण से आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ रही है। ओके। एक तो जानना चाहेंगे कि जो इंसुलिन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंसुलिन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जी। जो कि बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास हमारी प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में रखना। अगर किसी कारणवश बॉडी इंसुलिन कम बना रही है, या जो इंसुलिन तैयार कर रही है वो ठीक से काम नहीं कर रही, इन दैट केस आपकी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। और जब ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तो फिर आपको हाई ब्लड ग्लूकोज के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कुछ सिम्टम्स जो कि हाई ब्लड ग्लूकोज में देखे जाते हैं, जैसे कि पेशाब ज़्यादा होना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न का कम हो जाना, थकान रहना, बहुत पेशेंट्स लेथर्जी कंप्लेन करते हैं, हाथ पाँव में झंझनाहट होना या हाथ पाँव में सुन्न हो जाना। ये छोड़ के किसी किसी को आँखों में भी प्रॉब्लम होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन भी ऑफन देखा गया है। ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी डायबिटीज़ जो है एकदम एसिम्प्टोमेटिक रूप से प्रेजेंट करती है। जैसे कि इसमें से कोई भी, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, जो लक्षण बताए, इसमें से कोई भी लक्षण शायद पेशेंट को ना दिखे, बट आपने रेगुलर चेकअप कराया और आपने देखा कि आपकी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बहुत हाई है, बढ़ी हुई है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमें बहुत फोकस करना होता है रेगुलर स्क्रीनिंग पे। अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है, तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है वो भी कहती है कि अगर 35 से एज ज़्यादा है किसी की, तो साल में एक बार उन्हें ब्लड ग्लूकोज चेक जरूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एसिम्प्टोमेटिक या कोई लक्षण भी हमें डायबिटीज़ के नहीं दिखते हैं, और चेकअप करवाने पर ही आपको ये मालूम चलता है। हालांकि अगर ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई रहे, तो उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको डायग्नोस करना और जितनी जल्दी हो सके इसको नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी। अभी आपने बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, अभी आपने बताया कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जब होता है, मतलब जब उसके सिम्टम्स आ जाते हैं, कौन कौन से, जब डायबिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपको हो जाता है, मतलब आपका ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो वो
कितने दिनों तक अगर उसकी सेम सिचुएशन रहती है, यानी कि अगर वो हाई रहता है, तो कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं जो उसका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती है डायबिटीज़ से? कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं और क्या प्रभाव, मतलब क्या जैसा प्रभाव कि है? आप पूछ रही हैं, जी ये अब मुझे बताना पड़ेगा कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो जी सकते हैं, जी। हाँ? तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जनरली 2 भाग में डिवाइड किए गए हैं, एक स्मॉल वेसल्स और एक लार्ज वेसल्स। ठीक है। तो जिसे कि हम स्मॉल वेसल्स माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं हम्म, और लार्ज वेसल्स जो कि मैक्रोवैस्कुलर ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इसको कहते हैं। आसान भाषा में हाँ, बता दीजिए। आसान भाषा में माइक्रोवेस्कुलर मतलब स्मॉल वेसल्स रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है। तो जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें 3 तरह के होते हैं, एक डायबिटिक न्यूरोपैथी, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी और एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो अच्छा। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से जो हमारी बॉडी की नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन कैसे होता है? आपको पिन्स एंड नीडल्स टाइप के सेंसेशन महसूस हो सकते हैं पैरों के नीचे, अच्छा। कभी कभी नमनेस भी हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन जिसे हम पैरेस्थीसियास कहते हैं। बहुत पेशेंट्स हमें बताते हैं कि पाँव में झंझनाहट हो रही है, अच्छा। नसों में कमज़ोरी लग रही है, सुन्न हो गई है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं। अच्छा। दूसरा डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी में आँखों में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। आँखों में। तो आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें कि आपकी विज़न में प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनफैक्ट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ है ब्लाइंडनेस का। ओह! तो इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको ये भी याद रखना है कि एक तो वो अपना ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रखे हुँ, और साथ ही साथ रेगुलर स्क्रीनिंग भी कराए कॉम्प्लिकेशंस की। जैसा कि मैंने बताया, साल में एक बार फंडस एग्जामिनेशन या रेटिना एग्जामिनेशन कराना अनिवार्य है हर डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो जैसा मैंने बताया, एक आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी और तीसरा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, डायबिटीज़ की वजह से किडनी में प्रॉब्लम होने लगती हुँ, है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और स्क्रीनिंग ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डायबिटीज़ में ज़्यादा आ रही है तो उनको अपनी किडनी के भी टेस्ट कराने हैं, अच्छा। आँखों के भी टेस्ट कराने हैं और नर्व्स के भी टेस्ट कराने हैं। ये तो हो गया माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। सेकंड आता है मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। जो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स मतलब स्ट्रोक होना, हुँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अच्छा। मतलब हार्ट अटैक होना या हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाना, और तीसरा पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में आपकी आर्टरीज में अगर जम जाती है, ये क्लॉट्स बन जाते हैं, उसके वजह से आपको वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में। इसके वजह से आगे चलकर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे अगर किसी को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है तो उसको आगे चलकर एम्पुटेशन का भी रिस्क बढ़ जाता है। एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब आपका डायबिटिक फुट में कोई अल्सर हो जाना जिसके ओह! वजह से हमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर। सो आप इसको जितना जल्दी डायग्नोज कर पाएँ और जितनी जल्दी आप इसको नियंत्रण में ला पाएँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नियंत्रण में रखते हैं तो डायबिटीज़ रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होने के चांसेस कम रहेंगे। तो जैसा कि मैंने 2 टाइप के कॉम्प्लिकेशंस बताए, माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर। ये छोड़ के कुछ अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसा कि आप बोल रहे थे कि अगर किसी की ब्लड ग्लूकोज 500 से ज़्यादा आ रही है, या इन 600। 600 आ रही है, तो इन दैट केस कुछ अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जिसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं या हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट भी कहते हैं, ये अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस है। अच्छा। अच्छा, ये छोड़ के ये भी याद रख रहा है कि डायबिटीज ऑलमोस्ट हर पार्ट को अफेक्ट कर सकती है। ओह! आइज, किडनी, नर्व्स, हार्ट, हार्ट। ये सब तो है ही। ये छोड़कर किसी को डेंटल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हुँ, ठीक है। उसको छोड़ के एक वूंड हीलिंग आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर बोन्स। किसी को कोई चोट लगी है वो हील ठीक से नहीं होती है। अगर गुडनेस। आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं है तो हीलिंग की जो क्षमता है बॉडी की वो भी कम हो जाती है। इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है,
तो जो इन्फेक्शंस हैं वो भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट हमने कोविड के टाइम देखा था कि उन पेशेंट्स को कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हुए थे जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं थी। तो इसलिए डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में भी देखा है कि आईसीयू में भी जिनको डायबिटीज़ रहता है उनका लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल में या आईसीयू में बढ़ जाता है। तो इन कारणों के वजह से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि अभी डायबिटीज़ के बारे में हमने बात की, डायबिटीज़ को लेकर ये भी कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो है वो कोई बीमारी नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो एक इसके बारे में बताइएगा कि हाँ सच में, क्योंकि बोला जाता है कि हाँ कि डायबिटीज़ बीमारी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल वही है, डिसऑर्डर या जो भी। हाँ, तो डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और डायबिटीज़ के कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो आम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस अगर आप मीठा खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, वो एक फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आजकल के कॉर्पोरेट जॉब्स में हम देख रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री हो गई है, व्यायाम करने का या कसरत करने का टाइम नहीं मिलता है, फास्ट फूड पे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, कार्ब्स, फैट्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा लेते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम डाइट, एक्सरसाइज जिसे हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके वजह से डायबिटीज पेशेंट्स की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। तो इन कारणों के वजह से आज के युग में डायबिटीज बहुत बढ़ गई है और इसका बहुत बड़ा कारण ओबेसिटी को माना जा सकता है। अब डायबिटीज़ के बारे में हमने जान लिया, अब हम आएंगे जो मेन लक्षण है, क्या लक्षण आते हैं, वो पूरा लक्षण आप डिस्क्राइब कीजिएगा। सुबह सुबह क्या लक्षण होते हैं और बाकी पूरे दिन कैसा क्या महसूस होता है, क्या क्या चीज़ें तो होती हैं? इसमें ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स को थकान महसूस हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, यूरिनेशन ज़्यादा होना, पेशाब ज़्यादा होना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, ठीक है। कुछ पेशेंट्स विजन की प्रॉब्लम के साथ आते हैं, आँखों में दिखाई कम देना। कुछ पेशेंट्स हमें बताते हैं कि उनके हाथ पाँव में कुछ झंझनाहट या कुछ बर्निंग सेंसेशन, पिंस एंड नीडल टाइप की जलन सेंसेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स अब देखते हैं, ये सारे हम देखते हैं। ये छोड़ के जब बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसमें बहुत पेशेंट्स का वजन भी काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, तो ये जो जब ये हमारे को लक्षण आ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जैसे अभी आपने बताया कि ये कोई लक्षण नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में जैसे हमें क्या करना होता है, हम क्या हमेशा ही अपना डायबिटीज़ जो है वो 35 के बाद चेक करते रहें, अपने घर में वो जो मशीन है उसको ले आएँ एंड ऑल, ऐसा कुछ? तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट बनाया है। उसमें उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जो कि आपका रिस्क कैलकुलेट करता है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कितना है। ठीक है, उसके तो बारे में थोड़ा बताइएगा जी। तो वो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एक रिस्क कैलकुलेटर है जिसमें दिखाया गया है कि आपको आगे चल के डायबिटीज़ होने का रिस्क कितना प्रतिशत होता है। तो उस रिस्क फैक्टर को आप कहीं पे भी गूगल पे जाएंगे, आप अगर आपको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ होने का कितना रिस्क है। दूसरी बात, 35 ईयर्स के ऊपर अगर आपका एज है, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, जो कि हम बीएमआई के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स वो ज़्यादा आ रहा है, 25 से ज़्यादा है या हमारे पॉपुलेशन में 23 से भी ज़्यादा है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, अगर मदर फादर में या भाइयों बहनों में किसी को डायबिटीज़ है, या आपको प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज़ थी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, या कुछ और फीचर्स हैं डायबिटीज़ के जो कि सिम्टम्स है आपको डायबिटीज़ के, तो आपको ज़रूर एक चेकअप करवा लेना चाहिए। जिनको कोई सिम्टम्स ना भी हो उनको भी ये रिकमेंडेड है कि आप 35 ईयर्स के बाद एक जनरल चेकअप जरूर करवा लें टू रूल आउट कि अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम रेगुलर चेकअप करवाते हैं तो हम डायबिटीज़ को उसके प्रीसीडिंग स्टेज पे
प्री डायबिटिक स्टेज पे भी पकड़ सकते हैं। तो प्री डायबिटीज एक ऐसा स्टेज है जो कि डायबिटीज से पहले आता है। अगर हम किसी की पेशेंट को प्री डायबिटिक स्टेज पे डायग्नोज कर सकते हैं तो वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उस समय अगर हम उसे सही मार्गदर्शन दें जो कि डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। तो अभी आपने बताया कि ये जो आप प्री डायबिटिक की बात कर रहे हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के से ये पहले? दोनों में हो सकता है। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, डायबिटीज का जो क्लासिफिकेशन है, किसको डायबिटीज है ये जानना बहुत जरूरी हाँ है। जी, ये बताइए। अगर किसी की फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 से ज्यादा है, 126 से ज्यादा है, तो वो डायबिटीज में आती है। अगर खाने के 2 घंटे बाद वाली पीपीबीएस, पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, तो वो डायबिटीज में आती है। तीसरा HbA1c, ये एक 3 मंथ्स का एवरेज बताता है आपका ब्लड ग्लूकोज का। तो वो इम्पोर्टेंट होता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी की HbA1c 6.5 या उससे ज्यादा है, वो डायबिटीज है। तो डायबिटीज डायग्नोस करने के 4 क्राइटेरिया होते हैं। एक फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ज्यादा, पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज 200 से ज्यादा, HbA1c 6.5 से ज्यादा, और चौथा क्राइटेरिया है अगर रैंडम ब्लड ग्लूकोज आपकी 200 से ज्यादा है और आपको सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया है, पेशाब ज्यादा होता है, प्यास ज्यादा लगती है, वजन कम हो गया है, और आपने रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक किया 200 से ज्यादा है, तो ये डायबिटीज है। तो ये 4 क्राइटेरिया होते हैं डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए। तो इसमें यह भी जानना जरूरी है कि डायबिटीज तो डायग्नोज हमने कर लिया, वैसे ही एक क्राइटेरिया होता है प्री डायबिटीज का। हाँ। प्री डायबिटीज में बोलते हैं आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से 125 के बीच अगर आ रही है, वो प्री डायबिटीज है। 100 से 125 के बीच। अच्छा, 100 से 120। ठीक है, ये प्री डायबिटीज में आता है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। इसको हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी कहते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है अगर आपकी पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज खाने के 2 घंटे बाद अगर आप चेक कर रहे हैं, या ग्लूकोज देकर अगर आप चेक कर रहे हैं, आपकी खाने के 2 घंटे बाद अगर 140 से 200 के बीच आ रही है, तो ये प्री डायबिटीज में आता है। 200 टच कर जाती है तो वो डायबिटीज हो जाती है। सिमिलरली HbA1c, जो कि थर्ड क्राइटेरिया है प्री डायबिटीज का, अगर किसी की HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच है, तो ये प्री डायबिटीज है। तो ये 3 क्राइटेरिया है प्री डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत पेशेंट्स को ये भी नहीं पता है कि वो प्री डायबिटीज स्टेज में ऑलरेडी आ गए हैं, क्योंकि वो चेक ही नहीं करवाते हैं। जब तक कोई लक्षण नहीं होता है, लोग शायद डॉक्टर के पास आते भी नहीं है या चेकअप भी नहीं करवाते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बहुत हाई ब्लड ग्लूकोज के साथ आते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम चेकअप करवाया होता है। अच्छा। इसलिए नियमित रूप से रेगुलर चेकअप कराना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए क्या आप एक रिकमेंडेशन देंगे कि हमें जो है वो घर पे ही चेक करवाना होगा, जिसके लिए हमें आप घर पे भी चेक कर सकते हैं, या एक ब्लड टेस्ट आप घर पे ऑर्डर करके भी या किसी हॉस्पिटल में जाके साल में एक बार करवा सकते हैं, जिसमें आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, खाने के 2 घंटे बाद वाली ब्लड ग्लूकोज, और साथ में कुछ और जो कॉमन पैरामीटर्स हैं जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, साल में एक बार करवा सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बस माइक्रो और मैक्रो पे भी नहीं रुकती है। अभी डायबिटीज के वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे कि हम पहले NAFLD कहते थे, आज हम उसे MASLD कहते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड, बिकॉज वन ऑफ द मेजर कॉज जो है फैटी लिवर का, उसको डायबिटीज या ओबेसिटी माना गया है। तो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट या मेटाबॉलिक पैरामीटर्स के बिगड़ने के वजह से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के वजह से भी फैटी लिवर में बहुत ही बढ़ाव आया है। आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो या तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर रहता ही है। अच्छा, तो इसका डायबिटीज भी? डायबिटीज एक लीडिंग कॉज है फैटी लिवर का। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। वेट लॉस बहुत जरूरी है। वेट लॉस करने से आप सारे कॉम्प्लिकेशंस पे एक नियंत्रण कर सकते हैं। अभी आपने डायबिटीज़ के बारे में ये बताया। अब मुझे ये बताइएगा कि महिलाओं में
डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि कई बार वो चीज़ों को इग्नोर करती हैं। महिलाएं जो है वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हैं, उन्हें लगता है कि अरे कहाँ ही होगा उन्हें डायबिटीज़ वगैरह एंड ऑल है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ जानना ये चाहूँगी कि अगर बहुत बार मीठा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप 35 एज के हो जाते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं, तो आपको मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, तो क्या वो भी सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का? तो क्रेविंग बढ़ती है, जैसे कि मैंने बोला, पॉलीफेजिया देखने को मिलता है, भूख लगनी बढ़ जाती है, एपेटाइट बढ़ जाता है, वेट लॉस होता है। ये सारे तो कॉमन सिम्टम्स हैं। जैसा कि आपने पूछा महिलाओं में, तो जनरली जो सिम्टम्स मेल्स में पाए जाते हैं वो तो पाए जाते ही हैं फीमेल्स में, जो कि कॉमन सिम्टम्स है जो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये छोड़ के कुछ फीमेल सेंट्रिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमनली पाया गया है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है या आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो ये बहुत कॉमनली हमने देखा है। हमारे कुछ पेशेंट्स फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, और जब हम टेस्ट करवाते हैं तो देखा जाता है कि उनमें डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है या उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने यूरिन का आपने बताया इन्फेक्शन हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि यूरिन जो है वो चिपचिपा होता है, क्या रीज़न्स होते हैं उसके? तो इसमें क्या है कि यूरिनेशन ज़्यादा तो हो ही जाता है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि डायबिटीज़ के वजह से किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से यूरिन में प्रोटीन लीक होने के भी चांसेस रहते हैं। अच्छा। और ये प्रोटीन लीकेज जो होता है वो आगे चलकर किडनी समस्याओं को और बढ़ा सकती है। तो इसलिए बोला जाता है कि हर डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटीज़ तो नियंत्रण में रखना ही है, वो छोड़ के जो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो डायबिटीज़ के कारण कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसको स्क्रीन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि अर्ली कैच करते हैं, जैसे यूरिन प्रॉब्लम्स जो आप बता रही थी, यूरिन में प्रोटीन लीक होना या माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। जी। यूरिन स्पॉट एसीआर एक हम टेस्ट कराते हैं, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, उसमें हमें पता चल जाता है कि यूरिन में कोई प्रोटीन लीक तो नहीं हो रही है। जो स्मॉल प्रोटीन्स लीक हो रही है वो अगर हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डायबिटीज़ की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि उसको आगे प्रोग्रेस होने से रोक सकती है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस देखने होंगे। तो क्यों ना हम इसको जितनी जल्दी डायग्नोस कर सके, अर्ली स्क्रीन कर सके और उन दवाइयों का उपयोग कर सकते जो कि इसको आगे प्रोग्रेस होने से रोके। रोके। जैसा कि अभी आपने बताया कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो आपने बताया कि वो लीक होता है, जिसकी वजह से किडनी इफ़ेक्ट करती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डायबिटिक जो है, उनको क्या प्रोटीन जो है वो नुकसान करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, बट आपको रेगुलर स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है और उनका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा है, तो हम प्रोटीन इंटेक थोड़ा उनको कम करते हैं। जी। बट नॉर्मल लोगों के लिए एज सच प्रोटीन इंटेक वर्जित करना रिकमेंडेड नहीं है। ओके। अब जो अभी आपने बताया कि अभी हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अब मुझे आप एक तो अलार्मिंग साइन जो होता है, कितना जो मतलब शुगर का जो अलार्मिंग साइन होता है डायबिटीज़ का, वो मुझे बताइएगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जब लेवल क्रॉस हो जाए और आपको मतलब एडमिट कराने वाली नौबत आ जाए, वो कौन-सा साइन होता है? तो अगर किसी को बहुत सिम्टम्स हो रहे हैं ब्लड शुगर हाई होने के वजह से, और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर रैंडम ब्लड ग्लूकोज 250 या 300 से ज़्यादा आ रही है और पेशेंट की यूरिन में कीटोन्स दिख रहे हैं। कीटोन्स, कीटोन्स, वो क्या है? तो वो अगर बॉडी फैट ब्रेक डाउन करती है तो उसके वजह से कीटोन बॉडीज जो है वो हमें यूरिन में प्रेजेंट होने लगती है। जी। तो अगर किसी की यूरिन में या ब्लड में कीटोन्स की मात्रा बढ़ रही है तो उसमें हम एडमिशन के लिए पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। उसमें हमें फ्लूइड्स देना पड़ता है और इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो अगर किसी को यूरिन में कीटोन्स आ रहे हैं और साथ में सारे सिम्टम्स है डायबिटीज़ के और थकान बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, तब उन्हें एडमिशन की ज़रूरत हो सकती है। अब हम आएँगे जो मेन है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है, ये कह सकते हैं। एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी नींद, स्ट्रेस, ज़रूरत से ज़्यादा वर्कलोड,
इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये कितना उसका ज़िम्मेदार है? तो जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा सकती है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस में रहे तो इसलिए प्रॉपर स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस का कम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है बॉडी वेट को कंट्रोल में रखना। जितने भी डायबिटीज़ के रेमिशन के ट्रायल्स हुए हैं जिसमें कि देखा गया है कि एक तरह से कॉमन लेमैन टर्म में डायबिटीज़ रिवर्स भी हो गई है, तो हम वैसे टर्मिनोलॉजी रेमिशन ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि रिवर्सल हम नहीं कहते हैं क्योंकि आगे चलकर फिर होने का चांस रहता है। तो रेमिशन में जो भी पेशेंट्स गए हैं या रिवर्सल में जो गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है इसमें वेट लॉस। तो अगर हम वेट लॉस करें, अपनी ओबेसिटी पे ध्यान दें, वेट ना बढ़ने दें, तो आपकी ब्लड ग्लूकोज कम भी हो सकती है और साथ ही साथ डायबिटीज़ रिवर्स या रेमिशन में भी जा सकती है। जो मेजर दो बहुत बड़े लैंडमार्क ट्रायल्स देखे गए थे, एक डायरेक्ट ट्रायल और एक लुक अहेड ट्रायल, दोनों ट्रायल्स में ये देखा गया था कि जैसे ही पेशेंट ने अपना बॉडी वेट कम किया, डायबिटीज़ तो क्या और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो थी, मेटाबॉलिक फैक्टर्स और मेटाबॉलिक रिलेटेड जो पैरामीटर्स थे वो भी उनके इम्प्रूव हुए। बीपी कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हुआ, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। फीमेल्स में पीसीओएस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जैसा कि आप पूछ रहे थे, पीसीओएस भी बहुत कॉमन हो गया आजकल, वो भी ओबेसिटी के वजह से होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, फैटी लिवर, इन सब चीज़ों पे अच्छा इफेक्ट देखा गया है अगर आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम्स और इन सब में भी कमी देखी गई है अगर आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ से बचने के लिए हम वो 10 हैबिट्स जो हमें अपनाना ही है, वो कौन-कौन सी हैं? उसको डिटेल में समझा दीजिए। फर्स्ट, लाइफस्टाइल पे बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस रहेगा जिसमें डाइट इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट में आप मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट की मात्रा नियंत्रित रूप से रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फैटी फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो आते हैं हमारे, वो अवॉइड करने हैं थोड़े, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट डेली, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन रेकमेंड करती है, मिनिमम 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। अब 5 टाइम्स अ वीक तो करना ही चाहिए। अगर ये आप आधे घंटे से 1 घंटा कर सके तो और इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तीसरा, स्ट्रेस कम लेना है, नींद अच्छी रहनी चाहिए, वज़न मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपका रिस्क है डायबिटीज़ का, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो रेगुलर चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अर्ली डायग्नोस कर पाए तो हम इसको नियंत्रण में या काबू में रख सकते हैं। सो डाइट, लाइफस्टाइल, रेगुलर चेकअप और नींद अच्छा होना, स्ट्रेस कम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, और पानी, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। आपको एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक भी रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हमारे कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ दवाई होती है SGLT2 इनहिबिटर्स, जिनको वो दवाई चल रही होती है। कौन सी दवाई होती है ये थोड़ी? ये बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स में एम्पाग्लिफ्लोजेन या डापाग्लिफ्लोजेन या अर्ट्यूग्लिफ्लोजेन, सोटाग्लिफ्लोजेन, कैनाग्लिफ्लोजेन। जो सबसे कॉमनली यूज्ड हैं वो है एम्पाग्लिफ्लोजेन और डापाग्लिफ्लोजेन, ठीक है। तो जो ये दवाई ले रहे हैं उनको हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड इनटेक अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें एक कॉम्प्लिकेशन होता है कीटो एसिडोसिस का, जो कि इन पेशेंट्स में होने का चांस रहता है, जिसे कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूग्लाइसेमिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। तो इसलिए जो इस ग्रुप पे दवाई पे हैं उनको हाइड्रेशन मेंटेन करना, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक लेना, पानी अच्छे से लेना, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पर डे लेना चाहिए। ओके। अच्छा, अब हम आएंगे
जो शुगर स्पाइक की बात करेंगे, बहुत कॉमन सी चीज़ है। कई बार समझ में नहीं आता कि हम कौन सी चीज़ खा रहे हैं और उसका शुगर स्पाइक कितना ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे रील्स भी आ रहे हैं कि आप ये खाओगे, जो आप बचपन में जो आप फूड खा रहे हैं, जो भी चीज़ें, वो कितना शुगर स्पाइक करता है, इसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या है शुगर स्पाइक और कैसे ये काम करता है? कोई जो ये चीज़ बोला जाता है कि अच्छा तुरंत शुगर स्पाइक हो गया, तो क्या करें कि ये शुगर स्पाइक ना हो? तीनों चीज़ें आप मुझे बताइएगा एक-एक करके। पहले आप बताइएगा कि शुगर स्पाइक कैसे होता है? क्या होता है जो एक टर्म चल रहा है? और किन-किन चीज़ों से शुगर स्पाइक होता है? जो कॉमन हम लोग घर में खाते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी एंड ऑल, उस पे बताइएगा और फिर बाद तो में इसके बारे में। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हर फूड आइटम का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब वो कितना, अगर आप उस आइटम का सेवन करते हैं, वो कितना ब्लड ग्लूकोज आपका बढ़ाती है। हुँ, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है या महत्वपूर्ण क्या है कि हमें अगर डायबिटीज़ हो गई है तो हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड अवॉइड करने हैं और मॉडरेट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को सेवन करना है। जी। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, जैसा कि आपने बताया अभी, मीठा लेना या चावल लेना या ब्रेड, वाइट ब्रेड लेना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आती हैं। तो अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ले रहे हैं तो उसमें आपकी शुगर स्पाइक्स ज़्यादा दिखेंगी। अगर आप मॉडरेट या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ले रहे हैं तो उसमें आपकी शुगर स्पाइक्स होने के चांसेस कम रहेंगे। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए हम लो और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड रेकमेंड करते हैं। बट इसमें इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लाइसेमिक लोड। आपके फूड का ग्लाइसेमिक लोड कितना है, तो वो पोर्शन के हिसाब से कैलकुलेट कर कर हम देखते हैं। अच्छा, तो वो कुछ, जो लोड। हाँ, ग्लाइसेमिक लोड ये अलग टर्मिनोलॉजी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। तो अच्छा। ग्लाइसेमिक लोड में ऐसा है कि आप शायद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड का भी सेवन कर सकते हैं अगर आपकी उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखे तो, मतलब मॉडरेशन। मॉडरेशन में। अच्छा। सो डायबिटीज में मॉडरेशन इज द की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एकदम ही अवॉइड कीजिए। अच्छा। पहले हम बोलते थे कि आप कुछ भी ये नहीं लीजिए, ये ना लीजिए, हाँ। वो ना लीजिए। तो आज के ज़माने में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी बहुत फोकस किया गया है। अब जैसे मैंगोज हैं, हुँ, मैंगोज से ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है, बट अगर आप उसको सही क्वांटिटी में मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं और मील को बैलेंस करके लेते हैं, उस मील में आप कार्ब्स थोड़ा कम लेते हैं और कार्ब्स को सब्स्टिट्यूट करके आप मैंगो ले रहे हैं, मैंगो और अदर फ्रूट्स जो कि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का भी सोर्स होता है, हुँ। तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो मॉडरेशन इज द की व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे 8-10 फूड ऐसे बता दीजिए कि कौन से फूड जो है वो हम खा सकते हैं, वो मुझे बताइएगा। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि आप जनरली सब कुछ ही ले सकते हैं बट मॉडरेशन में, ठीक है। वाइट राइस, वाइट ब्रेड, इन सब से ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है। जी। मिठाइयाँ जो हैं, मैदा जो है, इन सब से ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है ज़्यादा, तो इनको थोड़ा अवॉइड करना है। ठीक है। जैसा मैंने पहले भी बताया, शुगर स्वीटेंड जो बेवरेजेस हैं वो भी अवॉइड करने हैं, ठीक है। और लो कैलोरी डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से आपकी ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकती है। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में आपकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आ जाती हैं, अच्छा। आपकी फ्रूट्स आ जाते हैं, आपके लेग्यूम्स आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, होल ग्रेन्स आ जाते हैं। हुँ, मिलेट्स बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं हुँ। मिलेट्स की रोटी, अलग अलग मिलेट्स बहुत अच्छा ब्लड ग्लूकोज नियंत्रण करने में हेल्प कर रही है। ओके। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम सब चीज़ें मॉडरेशन में ले सकते हैं। फ्रूट्स को लेकर बहुत लोग कहते हैं कि अब डायबिटीज़ हो गया है तो आपको फ्रूट बहुत सोच समझ के खाना है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्रूट्स खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो भी शुगर स्पाइक करता है, और ये मतलब ये बहुत सारी जगहों पे चल भी रहा है कि आप मतलब फ्रूट्स नहीं खा सकते। आई थिंक ये एप्पल वगैरह ही खा सकते हैं, 1-2 चीज़ें। तो मुझे बताइएगा कि कौन-कौन से फ्रूट्स हम ले सकते हैं? मॉडरेशन में तो हम लेते हैं, चलो आपने बताया कि हम मॉडरेशन में लेंगे, लेकिन फ्रूट्स कौन-कौन से हम ले सकते हैं जो डायबिटीज़ के लिए ठीक हो? हाँ, फ्रूट मॉडरेशन में आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं जिससे ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकती है, तो इनको थोड़ा
लो क्वांटिटी या बहुत मॉडरेशन में, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, इनको हमें थोड़ा अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं, मतलब जितना कम मॉडरेशन। मॉडरेशन में ले उतना अच्छा है। वो छोड़ के हम एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, ये सब हम कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी फ्रूट्स भी आप थोड़ा बहुत मेलन और ये सब ले सकते हैं, बट मॉडरेशन में अच्छा, मेलन भी ले सकते ले हैं। सकते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइएगा, जो एप्पल होता है, वो एप्पल को छील के जो खाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो एप्पल का जो छिलका होता है उसमें फाइबर होता है। हाँ, तो जैसे ये बहुत, इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में हम फ्रूट जूसेस भी अवॉइड करते हैं, जी। क्योंकि फ्रूट का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइबर, वो निकल जाता है फ्रूट जूसेस में। तो आप फाइबर के साथ लीजिए, जो आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने भी मदद करेगा। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो है वो वैक्स लगा होता है। आजकल जो मार्केट में मिलते हैं उसमें वैक्स भी होते हैं ना, जो ये वाले होते हैं, जो एप्पल होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो कैसे खाया जाए, तो या तो फिर उसको अच्छे से साफ कर कर धोकर उसको मतलब फिर, हाँ, छिलके के छिलके साथ। के साथ ही ले तो बेटर है, क्योंकि आपको फाइबर की भी इनटेक अच्छी रहनी चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे डायबिटीज़ की, जो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनकी थाली कैसी होनी चाहिए। मतलब अगर हम आपको जो एक थाली बताएं, उस थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे क्या क्या, एक मुझे बताइएगा, प्रॉपर समझाइएगा कि हम कैसे उसमें मॉडरेशन में चीज़ें रख हाँ, सकें। तो होता कटोरी क्या है, बताइएगा कि हाँ, आपको कटोरी भी बताइएगा कि इतनी छोटी कटोरी होनी चाहिए हाँ, क्या। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट कम रहे। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम चावल ज़्यादा लेते हैं और दाल और सब्जियां की मात्रा कम रहती है। और होना क्या चाहिए, हमें प्रोटीन्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ये ज़्यादा रखने चाहिए अपने थाली पे, और राइस या कार्ब्स जो हैं वो एकदम मिनिमल होना चाहिए। सो ज़्यादा दालें, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स ये ज़्यादा रहनी चाहिए, और स्मॉल अमाउंट, एक कटोरा राइस आप ले सकते हैं। हाँ, राइस से भी बेटर मैं कहूँगा कि अगर आप मिलेट्स बेस्ड कुछ कर सकते हैं, मिलेट्स की रोटी, वो बहुत बेहतर रहेगा। या मिलेट्स का दलिया। मिलेट्स का दलिया, रोटी, यहाँ तक कि आजकल हमारे कुछ बहुत साउथ इंडियन पेशेंट्स हैं, इडली डोसे ये सब चावल से बनता है, तो हाँ, उससे भी शुगर स्पाइक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत लोग मूंग दाल का बैटर यूज़ करते हैं, मिलेट्स का बैटर मिलता है आजकल, मिलेट्स की इडली, मिलेट्स डोसे, ये सब भी अब अवेलेबल है। तो तो वो सब इससे डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहेगी, और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेवरेट फूड अवॉइड भी नहीं कर रहे हैं। अवॉइड भी नहीं कर सकते। आप अपने फेवरेट फूड भी ले रहे हैं, आपको स्वाद भी मिल रहा है, और आपकी ब्लड ग्लूकोज भी नहीं बढ़ रही है। जी, अब मैं जानना चाहूँगी नट्स एंड सीड्स, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो जानना चाहूँगी क्या डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होते हैं? अगर येस, तो कौन से? तो आप सारे ही नट्स और सीड्स मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, कोई ऐसे इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, किसी किसी पेशेंट को अगर किडनी की प्रॉब्लम हो गई है डायबिटीज़ के कारण से, और उनका पोटेशियम ज़्यादा रहता है, इन दैट केस हम इसको अवॉइड करने या एकदम कम करने के लिए कहते हैं, बट ऐसे आप ले सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। ओके, किशमिश और खजूर भी? खजूर और किशमिश से थोड़ा शुगर स्पाइक ज़्यादा रहता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई है, तो उसको मॉडरेट अमाउंट में लेना है। हम कंप्लीटली मना भी नहीं कर सकते हैं, अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो मॉडरेट अमाउंट में ले। एक डायबिटिक पेशेंट, उसके पूरे दिन का अगर मैं आपको बोलूँ कि एक शेड्यूल बना दीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे? मतलब ब्रेकफास्ट, मतलब आप मॉर्निंग मॉर्निंग आपका जो भी ड्रिंक है, जो आप शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत, उसके बाद हम आते हैं आपका ब्रेकफास्ट पे, एंड इसके बाद लंच हो गया, एंड फिर इवनिंग स्नैक्स हो गए, एंड फिर इसके बाद डिनर, एंड फिर इसके बाद में रात को जो भी अगर आप कोई पीते हैं, कुछ भी जो आप ड्रिंक में दे सकते हैं, तो उसका एक मुझे बताइएगा चार्ट। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग आपकी डाइट सजेस्ट की गई है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। कुछ कीटो डाइट सजेस्ट करते हैं, कुछ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स सजेस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सजेस्ट करते हैं। हालांकि जितनी भी स्टडीज़ हुई है उसमें ये देखा गया है कि कोई भी एक डाइट दूसरे डाइट से सुपीरियर नहीं है। अच्छा। सारी ही डाइट ऑलमोस्ट सेम है, प्रोवाइडेड आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकें और लॉन्ग टर्म उसको फॉलो कर सके। कोई भी ऐसा डाइट जो आपका वेट लॉस कर सके और आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जनरली हम अपने पेशेंट्स को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें 3 मील्स और 2 स्मॉल स्नैक्स रिकमेंड करते हैं। अच्छा। तो मील्स में जैसे कि आपने मॉर्निंग में अगर आप ले रहे हैं तो कुछ स्प्राउट्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने कुछ हेल्दी कुछ लिया, जैसे कि मैंने बताया आपको रोटी ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। लंच में आपने राइस, अगर आपको पसंद है तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, थोड़ा दाल ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो चिकन, फिश या एग वाइट ले सकते हैं, ठीक है। शाम में नाश्ते में आप भुना चना ले सकते हैं, बहुत हेल्दी है, उससे शुगर स्पाइक भी नहीं होती है। और डिनर जितनी जल्दी करें उतना अच्छा, 7 o'clock तक अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। हल्का डिनर रखें और फिर उसके बाद सोते वक्त अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है, जनरली हम रेकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर किसी किसी को लगता है तो एक छोटा स्नैक लिया जा सकता है, बट जनरली हम तो छोटा रेकमेंड नहीं स्नैक करते। जैसे कभी कुछ मन करे तो कौन सा छोटा स्नैक ले सकते हैं? तो जैसे शाम में मैंने आपको बताया, जैसे आप भुना चना ले सकते हैं या मखाना आता है वो ले हाँ। सकते हैं, तो ये सब आप ले सकते हैं थोड़ा। अच्छा, मतलब रात में भी अगर और मिल्क के बारे में भी बहुत डाउट है, आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो टोन्ड होती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। ऐसा अच्छा, कुछ low नहीं है कि आपको मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं। हैं। ओके। और एक 1 मील इन अ डे, है ना? एक ये भी तो आता है, ये कॉन्सेप्ट भी है? तो ये भी कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ये सब टारगेट करता है वेट को। बस वेट तो वेट लॉस होने से ब्लड ग्लूकोज कम होता है। इनफैक्ट अभी हमारे प्रोफेसर रॉय टेलर है, उन्होंने दिखाया था कि इवन जो नॉर्मल वेट के लोग हैं, अगर उनको डायबिटीज़ हो गई है, उनमें भी थोड़ा बहुत वेट लॉस करने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है ओह अच्छा। या दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ सकती है। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाया जिसे कि हम पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि हर एक आदमी का एक पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड हो सकता है, जब वो क्रॉस कर जाए तो उसमें डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेट को नॉर्मल नियंत्रण में रखना, नॉर्मल बीएमआई रेंज में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके बारे में ये है कि बोला जाता है, यूँ तो ये बहुत अच्छा है, बट कुछ लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। तो उनमें से मैंने कहीं 1-2 जगह देखा भी था, पढ़ा भी था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि उनको तो मतलब खाना चाहिए होता है। हाँ, तो क्योंकि हमारे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हाई डोज ऑफ मेडिसिन पे रहते हैं या जी। इंसुलिन पे रहते हैं, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में चले गए तो उसमें लो शुगर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। और हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर जानलेवा हो सकता है। हम्म, सो लो शुगर बहुत ही खतरनाक है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ या इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं, आपको ये जानना ही चाहिए कि दवाइयों या इंसुलिन से कभी-कभी आपकी ब्लड ग्लूकोज बहुत कम भी हो सकती है, अच्छा। जिसे हम लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है, जिसे हम लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 कहते हैं। लेवल 1 में जो ब्लड ग्लूकोज है वो 70 से कम हो जाती है, बट 54 से ज़्यादा रहती है। ओके। लेवल 2 में ब्लड ग्लूकोज 54 से कम हो जाती है। और लेवल 3 में एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि एक थर्ड पार्टी के हेल्प के थ्रू आपको कॉन्शियसनेस रिगेन करना पड़ता है। तो लो शुगर भी जानलेवा है, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण से कुछ पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के हैं उन्हें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंड नहीं कर पाते हैं, जी। क्योंकि उसमें ब्लड ग्लूकोज लो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब शुगर होता है तो मीठे की क्रेविंग भी बहुत होती है, तो मीठे का कोई ऑप्शन है जो खा सकते हैं? तो इसमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं, जो कि हम यूज़ भी करते हैं, जिसकी कैलोरी कम रहती है, तो वो आप ले सकते हैं। बट कुछ गाइडलाइंस में ये भी देखा गया है कि उनके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स पाए गए हैं। जैसे स्टीविया जो है? हाँ, तो यही है कि ये इनकी कैलोरीज कम रहती हैं, तो ये आप मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं। जी। जैसे कि अब डायबिटीज़ हो गया है, डायबिटीज़ सिम्टम्स आ गए हैं, हमने चेक करा लिया, डायबिटीज़ हमें मतलब डिक्लेयर हो गया कि हमें हो चुका है, तो अब बताइए कि हम कैसे ख़ुद को ठीक करें? सबसे पहले पता चले तो हम क्या करें, बिना घबराए क्या कुछ करें उसके सबसे पहली बात तो है कि आपको घबराना नहीं है, जी। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ये आपकी कंट्रोल में आ सकती है।
ठीक है, इसमें 3 ही चीज़ों पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। फर्स्ट डाइट और लाइफस्टाइल, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा दवाइयाँ। अगर डाइट और लाइफस्टाइल से आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में आ रही है तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के बावजूद ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आ रही है या आपका इनिशियल प्रेजेंटेशन ही जो हुआ है वो बहुत हाई ब्लड ग्लूकोज के साथ हुआ है, तो आपको दवाइयाँ या इंसुलिन लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुई है, आप किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें, जो कि आपके सारे रूटीन टेस्ट एक बार करवा लेंगे। उसमें आपके डायबिटीज़ रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी स्क्रीन हो जाते हैं। उसके बाद वो आपको एक डाइट चार्ट देंगे, आपका डाइट के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर पर डे एक्सरसाइज होनी चाहिए, और जैसा कि रेकमेंड करते हैं उस हिसाब से आपको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, इंसुलिन को लेकर बड़ा डर है लोगों में। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इंसुलिन नहीं लेना चाहते, मतलब वो ठीक हो जाए, चीज़ें हो जाए। इंसुलिन को लेकर ये डर है कि एक बार अगर लेना शुरू किया तो उसके बिना हो ही नहीं सकता, लेना ही पड़ेगा। तो उसका एक बताइए कि क्या सच में मतलब इंसुलिन लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है? और अगर पड़ जाती है तो क्या पूरी ज़िंदगी उसको लेना पड़ता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। जी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो उनको ज़िंदगी भर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती अच्छा, है। टाइप 1 में? टाइप 1 में क्योंकि बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, तो उसमें इंसुलिन ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है और उनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है। हुँ। टाइप 2 डायबिटीज़ में पहले हम डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों से भी ट्राई करते हैं। बट अगर आप हाई डोज ऑफ मेडिसिन्स ले रहे हैं और आपकी अलग अलग ग्रुप की काफ़ी दवाइयाँ चल चुकी हैं और फिर भी आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं आ रही है, तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये छोड़ के इंसुलिन के कुछ और भी इंडिकेशंस हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपकी डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है और ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा। ग्लूकोटॉक्सिसिटी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो उस केस में हम इनिशियली कुछ दिनों के लिए इंसुलिन देते हैं, जो कि छूट भी जाती है। छूट जाती प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेज है जिसमें इंसुलिन को सबसे सेफ माना जाता है। प्रेगनेंसी में भी हम इंसुलिन देते हैं। फिर कुछ ऑपरेशन के पहले भी हम इंसुलिन देते हैं, जिससे कि आपकी ब्लड ग्लूकोज जल्दी कंट्रोल आ जाए और हीलिंग प्रोसेस भी सही रहे। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में भी हम इंसुलिन देते हैं, जो डिस्चार्ज के वक्त हम वापस से टैबलेट्स पे जा सकते हैं। ये छोड़ के अगर किसी को डायबिटीज़ रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जैसे कि डायबिटिक फुट हो गया है, तो इन दोज केसेस ऑल्सो हम इंसुलिन को प्रेफर करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपने इंसुलिन ले लिया है तो वो कभी छूट नहीं सकती। हाँ। तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट्स को अगर आपकी दवाइयाँ चल रही है और कंट्रोल नहीं है और इंसुलिन शुरू होने से कंट्रोल हो रही है, तो उनको इंसुलिन कंटिन्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम अक्यूट स्टेज में या कुछ दिनों के लिए इंसुलिन देते हैं, जैसे कि इनिशियली डायग्नोस्ड डायबिटीज़ जो कि बहुत हाई ब्लड ग्लूकोज के साथ आ रहे हैं, या प्रेगनेंसी में। इन सब केसेस में इंसुलिन छूट भी जाती है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछना था। ये जो टाइप 1 जो है, तो ये मतलब बच्चों में भी हो सकता है? ये बच्चों में ही ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि टाइप 1 किसी भी एज में हो सकता है, बट ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो असली शुगर एक तरीके से टाइप 1 वाले ही होते हैं? हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी की इंसुलिन बनाने की क्षमता ही खत्म हो है। जाती है। उसमें आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेनी पड़ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हमने तो महिलाओं की बात की, पुरुषों की बात की कि मतलब सबके सामान्य होते, लेकिन बच्चों में अगर जैसे डायबिटीज़ हो जाए, तो उनका क्या होता है? जैसे जो ए आप बता रहे हो ना, तो अगर उसको टाइप ए जो है, टाइप 1 टाइप 1, तो वो टाइप 1 उनको क्या सिम्पटम होते हैं बच्चों में? तो सिम्टम्स सेम है, उनमें सेम। भी सेम सिम्टम्स आते हैं। वेट लॉस बहुत कॉमन देखा गया है। लॉन्ग स्टैंडिंग अगर पता नहीं चलता तो वेट लॉस काफ़ी हो जाता है। अच्छा। भूख लगनी बढ़ भी जाती है। किसी किसी को बहुत लेथार्जी और थकान होती है। कुछ पेशेंट्स इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं, कुछ बहुत अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। बच्चों में। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, कुछ पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करते अच्छा। हैं। ठीक है, वीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इम्यूनोसप्रेस स्टेट में रहते हैं तो इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली होता है। अच्छा। भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पेशाब बार बार जाना पड़ता है।
ठीक है, प्यास ज़्यादा लगती है, थकान रहती है, वजन काफ़ी कम हो जाता है, ये सारे सिम्टम्स होते तो हैं। ये एज क्या होता है बच्चों का, मतलब किसी तो जनरली ये आप प्री स्कूल चिल्ड्रन में अराउंड 5 इयर्स टू 10 इयर्स में देखा जाता है। अच्छा। बट ऐसा नहीं है आज के ज़माने में। पहले के ज़माने में क्या था कि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती थी, टाइप 2 देखी ही नहीं जाती थी। अच्छा। बट आज के ज़माने में क्योंकि ओबेसिटी इतना बढ़ गया है, अच्छा। बच्चों में भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ देख रहे हैं। बच्चों में भी। तो जो कि पहले हमने सुना भी बहुत कम था, टाइप 2 डायबिटीज़ पहले हम अडल्ट डिजीज़ ही मानते थे। बट क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, एक्सरसाइज कम हो रही है, डाइट सही नहीं है, तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि हम पहले एल्डरली में ज़्यादा देखते थे, आजकल हम वो बच्चों में भी देख रहे हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग है। अब मुझे बताएंगे कुछ मैं जो फैक्ट एंड जो मिथ्स होते हैं उन पे बात करूंगी, तो आप बताइएगा कि क्या ये फैक्ट है या मिथ है। तो सबसे पहले ये शुगर इंसुलिन जो है वो आप एक बार लेंगे तो बार बार ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे कि प्रेगनेंसी है या इनिशियली बहुत हाई शुगर के साथ आए हैं या कोई शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है या कोई सर्जरी प्लान्ड है, तो इन दैट केसेस आपको कुछ दिनों के लिए इंसुलिन देने की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि हम बाद में वापस स्विच भी कर सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि डायबिटीज़ के वजह से मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी कारण से अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन भी योगा और टाई ची, दो ऐसे माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस हैं जो रेकमेंड करती है। तो योगा हमारे देश में बहुत पॉपुलर है, और योगा एक बहुत ही अच्छी माइंड बॉडी एक्सरसाइज है जिसे कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी रेकमेंड किया हुआ है। तो अगर आप ये करें तो शायद आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहे। और शुगर फ्री चीज़ें जो होती हैं वो सुरक्षित होती हैं। हाँ, तो शुगर फ्री चीज़ें में कैलोरीज कम रहती हैं, तो उसमें वेट गेन या ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू जो कॉमन आपका शुगर हमें पाया जाता है। बट उसके भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में लेने में उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। हालांकि बहुत प्रूवन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वो, बट जितना मॉडरेशन में ले सके उतना अच्छा। चीनी खाने से शुगर होता है? ये बहुत ही कॉमन मिथ है। जी। डायबिटीज़ बस चीनी खाने से नहीं होता। डायबिटीज़ एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें फैमिली हिस्ट्री, डाइट, लाइफस्टाइल सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप कंटिन्यूस शुगर खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें आपकी कैलोरीज इनटेक अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज़्यादा, और उस हिसाब से आपका एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा, तो वो आगे चलकर आपको डायबिटीज़ कर सकती है। पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं हो सकता? ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि बहुत पतले लोगों में भी हमने डायबिटीज़ देखा है और टाइप 2 भी डायबिटीज़ भी देखा है। इनफैक्ट पीसीओएस भी पतले लोगों में देखा गया है। तो लीन, जिसे हम लीन पीसीओएस कहते हैं, वैसे ही डायबिटीज़ पतले लोगों में भी हो सकती है। डायबिटीज़ की वजह से वज़न भी कम हो जाता है, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, टाइप 5 डायबिटीज़ जो कि मैल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ है, उसमें लोगों का बीएमआई कम भी रहता है, बट उनको डायबिटीज़ होती है। नींद ना आने से डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, बढ़ता है? नींद ना आने से डायबिटीज़ नहीं, एक नॉर्मल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप रिकमेंडेड है। 8 आवर्स हो तो और अच्छा, बट 7 आवर्स तो रिकमेंडेड है। क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? क्रेविंग बढ़ती है, ये इसका एक कारण ये भी है कि अगर आपको कुछ मना करने को बोला जाए तो आपको वो लेने की इच्छा ज़्यादा होगी, तो वो भी एक कारण होता है। तो उसको आपको कंट्रोल में रखना है ताकि आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहे और ब्लड ग्लूकोज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होने के चांसेस कम रहे। डायबिटीज़ हो गया तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? ये मिथ नहीं है। अगर डायबिटीज़ हो गया है और डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को स्टैटिन्स दिया जाता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ दवाइयाँ हैं जो कि आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है। डायबिटीज़ होने के जब डायबिटीज़ होता है तो उससे बहुत सारे अंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, एक पैरालिसिस भी हो सकता है? एकदम, वो एक मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का।
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस हमें देना होगा डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना। अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल में रखते हैं तो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आप बता रहे हैं ये होने के चांसेस कम रहते हैं। क्या डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है? डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। आपको अगर बहुत सालों से डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है, आपको इनिशियली उसके इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, पर 10 इयर्स डाउन द लाइन शायद आपकी किडनी डैमेज हो जाए, शायद आपको हार्ट अटैक आ जाए। तो इस कारण से हम हमेशा प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन क्योर पे। और प्रॉब्लम क्या है, एक बार आपको हार्ट की समस्या हो गई या किडनी की प्रॉब्लम हो गई, फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में ही डायबिटीज को कंट्रोल में रखें ताकि आपको डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर ना हो। डायबिटीज़ जो है वो संक्रामक है? नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज इन्फेक्टिव नहीं होती है, ये छूने उस पे नहीं फैलती है। ये तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। डायबिटीज़ का इलाज जो है वो हम घरेलू मसाले से कर सकते हैं? तो कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, बट आप हमेशा एक अपने फिजिशियन या डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट में रहें और उसके हिसाब से आप अपनी ब्लड ग्लूकोज को रेगुलरली चेक करें। रेगुलर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी ब्लड ग्लूकोज कैसी रहती है। इनफैक्ट आजकल, पहले तो वो प्रिक करके चेक करते थे, अब सीजीएम भी अवेलेबल है जिसे हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बोलते हैं, जो 24 आवर्स का आपका बहुत अच्छा ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल बताती है। 14 डेज के लिए वो आता है, पैचेस आते हैं जो आपकी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करती है और आपको बार बार प्रिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। मेथी दाना जो उसका पानी होता है, बोला जाता है कि वो पीना चाहिए, उससे शुगर कंट्रोल। ये सब घरेलू नुस्खे आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये देख के कि कुछ और हार्म ना हो जाए इनसे, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, करेले का जूस और ये सब लेकर आते हैं और उनको उसके वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ पेशेंट को एप्पल साइडर विनेगर जो है वो काफ़ी सूट करता है, उन्हें पीना चाहिए, ऐसा है? ले सकते हैं, बट अगेन वो कोई मैजिक कुछ नहीं है, मैजिकल ड्रग नहीं है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फोकस डाइट, लाइफस्टाइल और रेगुलर मॉनिटरिंग पे रहेगा, और जैसे आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है उस हिसाब से आप दवाइयों का सेवन करें। जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, डायबिटीज़ में जो हर्बल दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि आप लोग तो मतलब आप लोग तो वही एलोपैथ देते हैं, हर्बल दवाइयाँ भी काम करती हैं? तो हम लोग तो जनरली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो ट्रायल्स होकर आती हैं, मैक्सिमम बस हम वो वही यूज़ देते करते हैं। तो हर्बल दवाइयाँ आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंडर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, और इस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डायबिटीज़ को आप आउटग्रो कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया, वेट लॉस से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल क्या रिवर्स भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये इनिशियल स्टेज में डायग्नोस हुई है, फर्स्ट टाइम आपको पता चली है, तो डेफिनेटली इस पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, तो क्या आपको डायबिटीज़ नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। हाँ, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उनमें होने का चांस ज़्यादा रहता है, बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी आपको हो सकता है। इंसुलिन लेना वो कंडीशन होती है जब डायबिटीज़ का पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है? तो इंसुलिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में ना रहे तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंसुलिन एक पार्ट ऑफ थेरेपी है जो कि आपकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो अगर आपकी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है तो इंसुलिन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड अगर रही तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इतनी अच्छी जानकारी दी आपने हमारे ऑडियंस को। ये जो जानकारी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे आमंत्रण देने के लिए, और मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको डायबिटीज़ के बारे में जो सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉडकास्ट है ना, उसे आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। डायबिटीज़ के बारे में आप अब तक जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वो आपको इस पॉडकास्ट में देखने और सुनने को मिलने वाला है। तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और इसके छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो हम शॉर्ट्स में डालेंगे, वो भी देखिएगा। और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली बार नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी।